नमस्कार, आज है तारीख 18 अप्रैल, दिन शुक्रवार। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का न्यूज पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर। मेरा नाम है मानसी दास और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा में आया बांग्लादेश का नाम। बांग्लादेश ने जताया कड़ा एतराज, भारत ने भी सुनाई दो टूक। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वक्फ के मुद्दे को लेकर हिंसा हुई, जो बयानबाजी है उसको अगर आप पढ़ें ध्यान से तो ये साफ नजर आ रहा है कि रिश्ते हैं दोनों देशों के, वो शायद अपने निम्नतर स्तर पर है। विशेषज्ञ से जानेंगे बीते 8 महीनों में कैसे पटरी से उतरे भारत और बांग्लादेश के रिश्ते। संबंध तो और तल्ख होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों ही तरफ इसको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हो रही है। न्यायपालिका पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान से मचा घमासान। संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा की क्या है राय? जो बयान है उसको अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो शायद कुछ शब्दों का चुनाव गलत हो गया, जैसे न्यूक्लियर मिसाइल कहना बात सही नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट को या उनके जजमेंट्स को। रूस यूक्रेन जंग रोकने को लेकर हो रही शांति वार्ता कहां तक पहुंची, इस पर भी करेंगे चर्चा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले देश दुनिया की खबरें सुनते हैं सुमिरन से। गजा पर हुए ताज़ा इस्राएली हमलों में कम से कम 37 लोग मारे गए हैं। हमास की ओर से सिविल डिफेंस एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक अधिकतर लोग उन क्षेत्रों में मारे गए हैं जहां विस्थापित हुए नागरिकों ने टेंट लगाए हुए थे। वहीं हमास ने औपचारिक तौर पर यह साफ कर दिया है कि इसराइल की तरफ से पेश किया गया ताज़ा युद्ध विराम प्रस्ताव उसे मंजूर नहीं है। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने हमास को 10 इसराइली बंधकों की रिहाई के बदले 45 दिनों की युद्ध बंदी का प्रस्ताव दिया था, लेकिन हमास की तरफ से मुख्य मध्यस्थ खलील अल हय्या ने टेलीविजन पर प्रसारित अपने संदेश में कहा है कि वो इसराइल की तरफ से पेश किए जाने वाले ऐसे आंशिक युद्ध विराम प्रस्तावों को नहीं मान सकते जो बेन्यामिन नेतन्याहू के एजेंडे का हिस्सा हों। खलील अल हय्या ने कहा, खलील अल हय्या कह रहे हैं, हमास सभी बंधकों को आज़ाद करने के लिए तैयार है। इसके बदले वो इसराइल की जेलों में बंद फलस्तीनियों की एक निश्चित संख्या की रिहाई, हमारे लोगों के खिलाफ युद्ध को पूरी तरह से खत्म करने और गजा पट्टी से पूरी तरह से हटने के साथ साथ गजा में पुनर्निर्माण का काम शुरू करने को लेकर एक समझौते पर तुरंत बातचीत करने के लिए तैयार है। अमेरिका के दौरे पर इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से गुरुवार को मुलाकात की। मुलाकात के दौरान जॉर्जिया मेलोनी और ट्रंप ने अमेरिका और यूरोप के बीच होने वाली संभावित ट्रेड डील को लेकर बात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, 100% है कि ट्रेड डील होगी, लेकिन ये निष्पक्ष समझौता होगा। मेलोनी ने कहा कि वो निश्चित हैं कि हम समझौते तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने अपना मकसद मेक द वेस्ट ग्रेट अगेन यानी पश्चिम को फिर से महान बनाना बताया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि उनके देश के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के साथ समझौता संभव हो सकता है और दूसरे दौर की वार्ता का परिणाम अमेरिकी पक्ष पर निर्भर करता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची कह रहे हैं, हालांकि हमें अमेरिकी पक्ष के इरादों पर संदेह है, फिर भी हम कल की वार्ता में दृढ़ संकल्प के साथ भाग लेंगे। हम ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु कार्यक्रम के लिए शांतिपूर्ण समाधान निकालने को तैयार है। अमेरिका भी अगर ऐसी इच्छा रखता है और वो अनुचित और अवास्तविक मांगे करने से बचता है तो मेरा मानना है कि समझौता मुमकिन हो सकता है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने नासिक में मौजूद हजरत सात पीर सैयद बाबा दरगाह को गिराने के लिए नासिक नगर निकाय की नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने दरगाह की याचिका पर सुनवाई के लिए लिस्ट न करने पर बॉम्बे हाई कोर्ट से रिपोर्ट तलब की है। 7 अप्रैल को कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, लेकिन 16 अप्रैल को सुनवाई से कुछ घंटों पहले दरगाह के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। दरगाह के खिलाफ कार्रवाई कथित तौर पर 15 और 16 अप्रैल की रात को की गई थी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी प्रशासन में DOGI यानी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व संभाल रहे एलन मस्क से बात की। पीएम मोदी ने इसकी जानकारी सोशल मीडिया एक्स पर दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मैंने एलन मस्क से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। इनमें वो मुद्दे भी शामिल हैं जिन पर हमने इस साल की शुरुआत में वॉशिंगटन DC में हुई बैठक में चर्चा की थी। हमने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्रों में सहयोग
की अपार संभावनाओं पर बात की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपने साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। आज के न्यूज़ पॉडकास्ट की शुरुआत बांग्लादेश और भारत के रिश्तों की बात से। पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि भारत और बांग्लादेश जो अच्छे मित्र हुआ करते थे, अच्छे पड़ोसी हुआ करते थे, उनके बीच रिश्ते सामान्य नहीं रहे हैं। दोनों के बीच रिश्ते कई पहलुओं पर खराब हुए हैं, चाहे राजनीतिक मुद्दे हों या आर्थिक मुद्दे। बीते दिनों दोनों तरफ से तीखे बयान देखे गए हैं। लेकिन हाल ही में जो कुछ हुआ है उससे रिश्तों में और कड़वाहट सी आ गई है। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क गई थी। मामले ने तूल पकड़ा और इसमें बांग्लादेश का नाम आया। दरअसल हुआ ये कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कुछ ये कहा था। ममता बनर्जी कह रही हैं, गृह मंत्रालय ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि इस हिंसा में बांग्लादेश का हाथ हो सकता है। अगर ऐसा है तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि बीएसएफ सरहद की सुरक्षा में है और वो गृह मंत्रालय के मातहत है। इसके बाद इस पर बांग्लादेश की प्रतिक्रिया आ गई। वहां की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनिस के सचिव शफीकुल आलम ने कहा, हम मुर्शिदाबाद में हुई सांप्रदायिक हिंसा के लिए बांग्लादेश को दोषी ठहराने की किसी भी प्रयास को कड़े शब्दों में खारिज करते हैं। हम मुसलमानों पर हुए हमलों की निंदा करते हैं। तो ये तो हुई बांग्लादेश की प्रतिक्रिया, लेकिन फिर उसके बाद मामला फिर बिगड़ा और भारत की प्रतिक्रिया भी आ गई और उसका रुख भी काफी कड़ा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया और कहा कि हम पश्चिम बंगाल की घटनाओं को लेकर बांग्लादेश की ओर से आई गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। गैर जरूरी टिप्पणियों को करना और नैतिक उपदेश देने के बजाय बांग्लादेश को अपने ही देश के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। तो मानसी, आप देख सकते हैं कि बयानों और प्रतिक्रियाओं का सिलसिला थम ही नहीं रहा है और ये रिश्तों में तल्खी की तरफ इशारा करता है। लेकिन रिश्तों में जो तल्खी आई है ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये नई बात है। और ये तब शुरू हुआ जब बांग्लादेश की सत्ता से शेख हसीना उन्हें बेदखल किया गया। इस बात को 8 महीने हो चुके हैं। तब से लेकर अब तक, यानी मुर्शिदाबाद तनाव जो हुआ तब तक क्या क्या हुआ और ये ऐसा क्या हुआ कि जो दो दोस्त हैं उनके रिश्ते बिगड़ने लगे, ये समझा रहे हैं बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव। शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत ही आईं और फिलहाल वो भारत में ही हैं। उन्होंने भारत में शरण ली है, भारत ने उन्हें शरण दी है। बांग्लादेश में जो अंतरिम सरकार है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जिसके सलाहकार हैं, उस अंतरिम सरकार का ये कहना है कि शेख हसीना को बांग्लादेश को वापस सौंप देना चाहिए भारत को। ये मुद्दा वो बार बार उठा चुके हैं। अभी बैंकॉक में जब प्रधानमंत्री मोदी से बिम्स्टेक सम्मेलन की साइडलाइंस पे उनकी मीटिंग हुई थी, तब भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया था। लेकिन इस मुद्दे पर अभी तक भारत की तरफ से कोई जवाब नहीं है कि शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट किया जाएगा या नहीं। वहीं भारत के लिए जो बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए हैं पिछले कुछ समय में, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर भारत बार बार बांग्लादेश से कहता रहा है कि वो इन हमलों को रोके और हिंदुओं और जो दूसरी माइनॉरिटीज़ हैं उनकी सुरक्षा का इंतजाम करे। बिम्स्टेक सम्मेलन की साइडलाइंस पर जब मिले थे प्रधानमंत्री मोदी मोहम्मद यूनुस से, उस वक्त भी उन्होंने ये बात उठाई थी और इस बात का जिक्र हुआ था। हाल ही में मोहम्मद यूनुस चाइना गए और वहाँ पर उन्होंने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को कहा कि वो लैंडलॉक्ड हैं, यानी चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हुए हैं। और इस रीजन में उन्होंने कहा कि बांग्लादेश ही वो देश है, वो जगह है जो समंदर का एकमात्र संरक्षक है, रखवाला है। और ये कहते हुए मोहम्मद यूनुस ने कहा कि चीन को बांग्लादेश में अपनी आर्थिक गतिविधि बढ़ानी चाहिए। तो ये डिप्लोमेटिकली एक ऐसा बयान था जिसे भारत के डिप्लोमेटिक एस्टैब्लिशमेंट में बहुत अच्छी नज़र से नहीं देखा गया। इसी बीच ये खबरें आईं कि बांग्लादेश चीन और पाकिस्तान की मदद से लालमोनिर हाट एयरबेस को फिर एक बार चालू करने की योजना बना रहा है। अब ये लालमोनिर हाट एयरबेस जो है ये भारत की सीमा के काफ़ी नज़दीक है, जो चिकन्स नेक कॉरिडोर जिसे कहते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उससे काफ़ी नज़दीक है। और अगर इस एयरबेस को वो दोबारा से चालू करता है और अगर उसमें चीन और पाकिस्तान की मदद बांग्लादेश लेता है तो ये भारत के लिए सुरक्षा की नज़र से एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। तो इस बात को लेकर भी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक तनातनी
चल रही है। एक बड़ी बात और ये हुई है कि बांग्लादेश ने तीस्ता परियोजना में चीन की भागीदारी का स्वागत किया है। इसको लेकर भी भारत के साथ उसके रिश्तों में खटास आती नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि बांग्लादेश ने भारत के पोर्ट्स से जो यान आयात हो रहा था बांग्लादेश में, उसे सस्पेंड कर दिया है। और इससे कुछ ही दिन पहले भारत ने बांग्लादेश को जो ट्रांसशिपमेंट सुविधा दी थी अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने के लिए, वो सुविधा वापस ले ली थी। तो लगातार पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे हैं कि हर दिन कोई ना कोई ऐसी बात हो रही है दोनों देशों की तरफ से, जिससे जो रिश्ते हैं उसमें जिस तरह की एक गांठ पड़ गई है, वो गांठ अभी खुलती तो नजर नहीं आ रही है। इसी सब के बीच पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो वक्फ के मुद्दे को लेकर हिंसा हुई, जो बयानबाजी है, जो बांग्लादेश की तरफ से बयान आया और उसके बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल की जो प्रतिक्रिया आई, उसको अगर आप पढ़ें ध्यान से तो ये साफ नजर आ रहा है कि जो खींचतान है वो लगातार जारी है और जो रिश्ते हैं दोनों देशों के वो शायद अपने निम्नतर स्तर पर है। तो बीते 8 महीनों में भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कैसे पटरी से उतरे, बता रहे थे बीबीसी संवाददाता राघवेंद्र राव। तो लिसनर्स को बता दें। और मानसी, एक तरफ भारत और बांग्लादेश के बीच दूरियां आ रही हैं, तो बांग्लादेश की नज़दीकियां कुछ और देशों से बढ़ रही हैं, मतलब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और चीन। जी, पाकिस्तान की विदेश सचिव आमना बलोच बांग्लादेश के दौरे पर गए। उन्होंने मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की और मोहम्मद यूनुस ने इस दौरान पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। वहीं आमना बलोच ने ये कहा कि इस महीने के आखिर में पाकिस्तान के जो उप प्रधानमंत्री हैं इसहाक डार, वो बांग्लादेश का दौरा करेंगे। वहीं कुछ दिनों पहले मोहम्मद यूनुस चीन के दौरे पर गए थे और इस दौरान उन्होंने चीन के साथ कई समझौते किए। इनमें तीस्ता रिवर कॉम्प्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट में चीन की कंपनियों को शामिल करने का न्योता भी शामिल था, जिसे भारत के लिए एक झटका भी माना जा रहा था। तो आखिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते अब किस तरफ जा सकते हैं और सब कॉन्टिनेंट में क्या शिफ्ट हो सकता है, इस पर बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के विदेश नीति विभाग के उपाध्यक्ष प्रोफेसर हर्षवी पंत। देखिए, संबंध तो और तल्ख होने की संभावना ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों ही तरफ इसको किसी पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश हो रही है। हालांकि जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री मोदी की यूनुस के साथ, उससे एक संभावना जरूर बढ़ी थी, लेकिन उसके बाद भी जो भी बयानबाजी हुई है और उसके बाद जिस तरह के जो बंगाल में हो रहा है और मुर्शिदाबाद में जिस तरह का हुआ, उसके बाद दोनों ही देश, खासकर हमने देखा बांग्लादेश की तरफ से जिस तरह का रवैया रहा है, उसमें मुझे थोड़ा सा संभावना कम लगती है। क्योंकि एक कोशिश मुझे लगता है जो नई सरकार बांग्लादेश में शुरू से रही है, उसकी अपने आप को भारत के ऑपोजिशन में खड़ा करने की और एक पॉलिटिकल लेजिटिमेसी पाने की जो कोशिश रही है, वो एक बहुत बड़ी अड़चन है। तो अभी तो मुझे संभावना कम ही लग रही है कि आगे आने वाले इमीडिएट फ्यूचर में कोई बहुत बड़ा इसमें बदलाव आएगा। हालांकि बदलाव जरूरी है और बदलाव दोनों ही देशों के लिए अच्छा भी रहेगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो ये रिश्ते खराब हुए हैं हाल ही के कुछ महीनों में, तो सब कॉन्टिनेंट की बात की जाए तो किस तरह का शिफ्ट आप देखते हैं, खासकर अगर भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात की जाए और बाकी देश जो हैं सब कॉन्टिनेंट में, चाहे चीन हो, पाकिस्तान हो? देखिए, मुझे लगता है कि जो सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखें, भारत की जो एक रणनीति रही थी वो ये थी कि हम, क्योंकि पाकिस्तान के साथ संबंध खराब थे और पाकिस्तान एक तरह से कोशिश करता रहा था कि भारत की जो लीडरशिप है उसको उस पर सवालिया निशान खड़े किए जाएं, और उसकी वजह से सार्क जैसे मैकेनिज्म्स जो थे वो काम नहीं कर रहे थे। तो भारत की जो रणनीति कुछ पिछले एक दशक में ये रही कि हम उसको एक तरह से वेस्टर्न फोकस छोड़कर अगर ईस्टर्न फोकस करें, अगर बे ऑफ बंगाल में फोकस करें, तो उससे भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ एक प्रोडक्टिव रिलेशनशिप बना सकता है और एक जो साउथ एशिया है उसमें कोऑपरेटिव मैकेनिज्म से उनको खड़ा किया जा सकता है, जैसे बिम्स्टेक की काफी बात होती रही है इस संदर्भ में, और जिसकी मीटिंग में यूनुस और मोदी की मुलाकात भी हुई थी अभी थाईलैंड में। तो वो मुझे लगता है जो रणनीति थी उस पर एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि जब बांग्लादेश, जो कि भारत के साथ दूसरा इम्पोर्टेंट राष्ट्र था उस कड़ी में, कि वो बे ऑफ बंगाल को एक तरह से कोऑपरेशन बे ऑफ बंगाल में रिवाइव करे, तो अगर बांग्लादेश का रवैया बदलता है तो उससे भारत की जो नेबरहुड पॉलिसी है उस पर इम्पैक्ट पड़ना बड़ा स्वाभाविक है और मुझे लगता है वो पड़ता रहेगा। हालांकि मैं इसमें सिर्फ ये ऐड कर दूं कि चीन की जहां तक बात होती है, देखिए चीन हमेशा से एक फैक्टर रहा था।
चीन शेख हसीना जब थी तब भी फैक्टर था। लोग ये बात भूल जाते हैं कि शेख हसीना के समय चीन बांग्लादेश का सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर के तौर पर खड़ा हो गया था। तो ऐसा नहीं था कि शेख हसीना चीन की तरफ नहीं देखती थी, लेकिन फर्क ये था कि शेख हसीना बैलेंस कर रही थी भारत और चीन को। यूनुस जो पोस्ट शेख हसीना की बांग्लादेश की विदेश नीति रही है, वो भारत को दरकिनार करके चीन की तरफ जाने की जो कोशिश है, वो मुझे लगता है ज्यादा प्रॉब्लमैटिक है। तो ये थे विदेश नीति मामलों के जानकार प्रोफेसर हर्ष पंत। मेरा नाम है इरफान और मैं लेकर आ रहा हूं कहानी जिंदगी की। ये होगा 3रा सीजन। बीबीसी की इस खास सीरीज में आप सुनेंगे उन लोगों की जिंदगी की कहानी जो मशहूर हैं, लेकिन उनके बारे में बहुत कुछ ऐसा है जो हम और आप नहीं जानते। यह है दिल से दिल तक की बातचीत का सिलसिला। कुछ अनकही कहानियां, कुछ भावुक पल, जिंदगी के वो अनुभव जो हैं सबके लिए। हर शुक्रवार आप सुनेंगे कहानी जिंदगी की पूरी तसल्ली और इत्मीनान से मेरे यानी इरफान के साथ। कहानी जिंदगी की वही सुनाएंगे जिन्होंने वो कमाल की जिंदगी जी है। बीबीसी हिंदी के YouTube चैनल पर और साथ ही बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट पेज पर। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक बयान की जो कल से भारतीय मीडिया में छाया हुआ है। बीते कल एक कार्यक्रम में उन्होंने न्यायपालिका के लिए कड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें। उन्होंने क्या कहा इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि उनके बयान का कॉन्टेक्स्ट क्या था। तो कॉन्टेक्स्ट ये है कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने संसद और विधानसभा के पास किए विधेयकों को मंजूरी को लेकर राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए समय सीमा निर्धारित करने को लेकर एक फैसला दिया था। तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्यपाल विधानसभा से पारित विधेयकों को लंबे समय तक लटका कर नहीं रख सकते हैं। उपराष्ट्रपति का बयान इस ही फैसले को लेकर आया। और जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति ने दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव में राज्यसभा के ट्रेनीज को संबोधित करते हुए क्या कहा, सबसे पहले ये सुनते हैं। We cannot have situation where you direct president of India and on what basis? धनखड़ ने कहा देश में ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि आप देश के राष्ट्रपति को निर्देश दें। सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार किसने दिया है कि वो किस आधार पर ऐसा कर सकता है। आपके पास अगर कोई अधिकार है तो वो है संविधान के अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करने का। इसके लिए 5 या इससे ज्यादा जजों की जरूरत होती है। उपराष्ट्रपति ने आगे कहा कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार सबसे अहम होती है। हर संस्था को अपनी सीमा में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान के ऊपर नहीं है। उन्होंने कहा संविधान के अनुच्छेद 142 का मतलब ये नहीं होता कि आप राष्ट्रपति को भी आदेश दे सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा Article 142 has become a nuclear missile against democratic forces available to judiciary. अनुच्छेद 142 एक ऐसा न्यूक्लियर मिसाइल बन गया है जो लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यायपालिका के पास 24 घंटे मौजूद रहता है। उपराष्ट्रपति ने अपने भाषण में बीते दिनों हाईकोर्ट के एक जज के घर से जो कथित तौर पर जाली नोट मिले थे उस पर एफआईआर दर्ज न होने का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि अगर ये घटना किसी आम आदमी के घर पर हुई होती तो कार्रवाई बिजली की गति से की गई होती। साथ ही उन्होंने ये भी तंज किया कि हमारे पास ऐसे जज हैं जो कानून बनाएंगे, कार्यपालिका काम करेंगे और एक सुपर संसद की तरह काम करेंगे। और उनके इस बयान के बाद से काफी हलचल मची हुई है। मीडिया और सोशल मीडिया के अलावा राजनीतिक हलकों में भी इस पर चर्चा गर्म है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल जो खुद एक जाने माने वकील हैं, वो कहते हैं कि धनखड़ के बयान से उन्हें भी आश्चर्य हुआ है। मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ, क्योंकि जुडिशियल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स सारे देश में हो, अगर किसी संस्था पे विश्वास है तो जुडिशरी पे है। और मुझे ऐसा लगता है कि जब कुछ सरकार के लोगों को जुडिशरी के निर्णय पसंद नहीं आते तो फिर वो आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि ये हद से बाहर है, और जब उनको पसंद आते हैं तो फिर विपक्ष को कहते हैं ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। कोई सवाल उठाए 370 पे तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। राम जन्मभूमि की जजमेंट पे सवाल आए तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। आपने कह दिया कि आर्टिकल 142 इज न्यूक्लियर मिसाइल। ये कैसे कह सकते हैं? आपको मालूम है कि आर्टिकल 142 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को संविधान ने यह हक दिया है टू डू कंप्लीट जस्टिस। और ये मैं देश की जनता को बताना चाहता हूं
कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ए टाइटुलर हेड. द प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. द गवर्नर ऑफ अ स्टेट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द स्टेट. ये धनखड़ जी को मालूम होना चाहिए. समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद राजीव राय ने कहा कि सरकार तानाशाही की राह पर है. जब देश तानाशाही के दौर पे गुजर जाता है, चलने लगता है ना, जिस तरह से चल रहा है, तो उनको बर्दाश्त नहीं होता कि न्यायपालिका या कोई भी आदमी उनकी इच्छा के खिलाफ बोले. ये सशक्त उदाहरण है इस बात का. अब ये लोग बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करे, सुप्रीम कोर्ट नहीं फैसला करे. इन्होंने पूरे देश के सारे सिस्टम का माकड़ी बनाकर रखा हुआ है और सबको अपनी जेब में रखना चाहते हैं. ये इनका उदाहरण है इनकी बातों का. वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने इस बयान को आपत्तिजनक बताया और वहीं राष्ट्रीय जनता दल नेता मनोज झा ने कहा कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन बेहद जरूरी है. राजनीति के एक ऐसे कालखंड में है जहां हमें इन चीजों पे बहुत संवेदना से सोचने की जरूरत है. एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, जुडिशियरी हो, यहाँ तक कि मीडिया भी हो. अगर इसमें एक फाइन बैलेंस नहीं रहा तो मेरा मानना है कि किसी को ओवर रीच से बचना चाहिए. दायरा सबको पता है और वो संविधान ने दिया है. सुमरन, आपको अगर स्कूल की सिविक्स की किताब याद हो तो हम एक बात हमने पढ़ी है, वो ये कि लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. विधायिका, जिसका काम कानून बनाना है. कार्यपालिका, जिसका काम विधायिका के बनाए कानून को लागू करना यानी क्रियान्वयन करना है. और न्यायपालिका, जिसका काम है कानून की व्याख्या करना, विवादों का निपटारा करना, नागरिकों को न्याय देना. और न्यायपालिका को लोकतंत्र का पहरेदार, संविधान का संरक्षक माना जाता है. और गणतंत्र के इन 3 स्तंभों के बीच जो है संतुलन की बात की जाती है. हैदराबाद की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति और संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफा से मैंने संपर्क किया और उनसे ये पूछा कि उपराष्ट्रपति का ये जो बयान है उसे वो कैसे देखते हैं. ये जो भारत के उपराष्ट्रपति का बयान है, इसमें हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि वो खुद एक बहुत बड़े वकील रहे हैं और उन्हें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या स्थान भारत के संविधान में है. जो बयान है उसको अगर ऑब्जेक्टिवली देखें तो शायद कुछ शब्दों का चुनाव गलत हो गया. जैसे न्यूक्लियर मिसाइल कहना बात सही नहीं रहेगी सुप्रीम कोर्ट को या उनके जजमेंट्स को, या संविधान के अनुच्छेद 142 को. लेकिन न्यायिक सक्रियता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर देश में काफी बहस होती रही है. जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला तमिलनाडु के केस में दिया, उस फैसले को देखने की नजर अलग अलग हो सकती है. मेरी नजर में सुप्रीम कोर्ट के पास कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं था, इसलिए क्योंकि जो तमिलनाडु के गवर्नर के एक्शंस थे सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेने के बाद, पंजाब के केस में जजमेंट देने के बाद कि सारे बिल्स को असेंबली को वापस कर दें, असेंबली से पास करके आए तो सारे बिल राष्ट्रपति महोदया को भेज दें. सुप्रीम कोर्ट ने इसको मैलाफाइडी पाया और जब उन्होंने उसको मैलाफाइडी पाया तो फिर दोबारा उनसे ये कहना कि आप इन पे गौर व फिक्र कर लें और हस्ताक्षर कर दें या राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दें, इसकी गुंजाइश नहीं थी. इसलिए कोर्ट ने उसको कहा कि ये मान लिया जाए कि इस पे हस्ताक्षर हो गए. अब ये इतनी सी बात हो रही है कि जो साहब टाइम फ्रेम उन्होंने दिया, क्या उनको नहीं देना चाहिए था? बेहतर शायद ये होता कि टाइम फ्रेम ना दिया जाता. लेकिन अनुच्छेद 200 में जब बात हो रही है और शब्द आ रहा है एज सून एज पॉसिबल, जल्द से जल्द, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस जल्द से जल्द की एक सीमाएं बना दी कि साहब 1 महीने के अंदर आप ये काम कर दें, 3 महीने के अंदर ये काम कर दें. क्या राष्ट्रपति को उन सीमाओं से बांधना चाहिए? बेहतर यह है कि ना बांधा जाए. लेकिन ये कि 3 महीने का समय अच्छा खासा है राष्ट्रपति के लिए ये फैसला करने के लिए कि वो किसी बिल पर हस्ताक्षर करें. जब केंद्र सरकार संसद के पारित किसी कानून को राष्ट्रपति के यहाँ भेजती है, जैसे आप देख लें CAA का कानून था, या अभी ये कानून आपका वक्फ का गया, या आप देख लें कि जो विमेन रिजर्वेशन का संवैधानिक बिल था, 24 घंटे के अंदर राष्ट्रपति ने उसको हस्ताक्षर कर दिए. अगर संसद में देश के चुने हुए लोग हैं और केंद्र में लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है, तो राज्य में भी लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है.
अगर उनके पारित बिल्स को गवर्नर साहब राष्ट्रपति को भेज दें और राष्ट्रपति 2 साल 3 साल तक उस पर कोई फैसला ना लें, तो जो जनता की चुनी सरकार जनता के लिए फैसले करेगी या कानून बनाएगी या जो उन्होंने चुनावी वादे किए हैं उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए कानून बनाएगी, वो सारे का सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। दूसरी चीज ये है जो अनुच्छेद 142 है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये शक्ति दी गई है कि वो पूरा न्याय करने के लिए कोई भी ऑर्डर पास कर सकते हैं, वो यूज ही जब होना है जब लॉ कहीं पर खामोश हो। ये बात कही जा रही है कि संविधान ने कोई सीमा नहीं बांधी तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सीमा बांध दी, क्योंकि 142 में कोर्ट को ये पावर है। और क्यों सीमा बांधी गई है, ये देखने के लिए कि क्या गवर्नर ने या राष्ट्रपति ने एक रीजनेबल डिसीजन लिया या आर्बिट्रेरी डिसीजन लिया। अगर 3 महीने तक राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत की सुप्रीम कोर्ट कभी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध कोई कंटेम्प्ट नहीं करेगी, क्योंकि देश के संविधान में लिखा है कि राष्ट्रपति के एज राष्ट्रपति किसी भी कार्य को किसी भी जगह उनको रिस्पॉन्सिबल या लायबल करार नहीं दिया जा सकता किसी कोर्ट में। तो बेहतर यह है कि संवैधानिक पदों पर जो लोग हैं वो एक दूसरे का सम्मान करें और न्यायपालिका का, कार्यपालिका और विधायिका सम्मान करे। उसी से देश में संविधानवाद को बढ़ावा मिलेगा। और जो व्यक्ति खुद ही वकील रह चुका है उसको तो इन बारीकियों का बहुत ज्यादा अंदाजा है, लेकिन तमिलनाडु वाला जो जजमेंट है उस जजमेंट पर लीगल स्कॉलर्स का भी ओपिनियन डिवाइडेड है और हमारे देश में किसी भी जजमेंट की आलोचना का अधिकार है। आपको जजेस को मोटिव नहीं एट्रीब्यूट करने हैं, लेकिन ये कहना कि जजेस की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जजेस की कोई लायबिलिटी नहीं है, जजेस अपने आप को कानून से ऊपर समझते हैं, ये थोड़ा ज्यादा बात है। ये इस तरह के शब्दों से बचा जाए तो बेहतर है। तो ये थे संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा। और सुमिरन, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं रूस यूक्रेन जंग की। जी, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध को रोकने को लेकर अमेरिका कोशिशें कर रहा है और कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ इस पर बात करने के लिए फ्रांस पहुंचे थे। स्टीव विटकॉफ रूसी राष्ट्रपति और व्लादिमीर पुतिन से बात करने के बाद फ्रांस पहुंचे थे। यूक्रेन और ब्रिटेन के प्रतिनिधि भी इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे। अब बैठक में क्या चर्चा हुई इसके बारे में फिलहाल ज्यादा विस्तार से जानकारी नहीं है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का ये कहना है कि ट्रंप के विशेष दूत युद्ध को लेकर रूस का जो वर्जन है उसका समर्थन कर रहे हैं। Вважаю, що пан Вітков прийняв ज़ेलेंस्की ने कहा, मेरा मानना है कि विटकॉफ ने रूसी पक्ष की रणनीति अपनाई है। ये बहुत खतरनाक है क्योंकि वो जानबूझकर या अनजाने में रूस के दावे को फैला रहे हैं। किसी भी मामले में इससे मदद नहीं मिलती। मुझे नहीं लगता कि उन्हें यूक्रेनी क्षेत्रों पर चर्चा करने का अधिकार है, क्योंकि हमारे क्षेत्र न केवल हमारे लोगों के हैं बल्कि भविष्य के यूक्रेनी नागरिकों के हैं। वहीं बैठक खत्म होने के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह साफ किया कि अगर आने वाले दिनों में शांति वार्ता पर बात आगे नहीं बढ़ी तो अमेरिका इससे पीछे हट सकता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप समझौता चाहते हैं, लेकिन अमेरिका की और भी प्राथमिकताएं हैं। We're not going to continue with this endeavor for weeks and months on end. So we need to determine very quickly now. हम इन कोशिशों को हफ्तों और महीनों तक जारी नहीं रखेंगे, इसलिए हमें जल्दी ये तय करना होगा। मैं कुछ ही दिनों की बात कर रहा हूँ कि अगले कुछ हफ्तों में क्या कुछ संभव है। अगर ये संभव है तो हम इसमें शामिल हैं, अगर नहीं तो हमारी भी और प्राथमिकताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना होगा। तो सुमिरन, एक तरफ बातचीत का नतीजा कुछ आता नहीं दिख रहा, दूसरी तरफ यूक्रेन ने अब ये कहा है कि अमेरिका के साथ उसने मिनरल डील को लेकर लेटर ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आपको याद हो अगर सुमिरन, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को अमेरिका की मदद जारी रखने के लिए जो शर्तें रखी थी उसमें मिनरल डील भी शामिल था। अब यूक्रेन के वित्त मंत्री यूलिया ने कहा है कि समझौते की एक विस्तृत रूपरेखा बनाई गई है जो दोनों की आर्थिक साझेदारी का रास्ता साफ करती है। और यूक्रेनी सांसद और यूरोपीय संघ के साथ एकीकरण पर यूक्रेन की संसदीय समिति की अध्यक्ष इवाना ने कहा कि हमें देखना होगा कि आगे क्या समझौता हो सकता है, वास्तव में क्या कुछ
कुछ होगा और किन मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत होगी, ऐसा उन्होंने कहा। लेकिन ये मिनरल डील अब आगे बढ़ेगी और क्या ये शांति का रास्ता साफ करेगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। इधर रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा है कि अमेरिका बातचीत में शामिल रहता है या नहीं ये उसका अपना मसला है, लेकिन अब तक रूस के साथ जो बातचीत हुई है उसमें प्रगति हुई है। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। हमें सुनने के लिए शुक्रिया। अब आपसे अगली मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक खबरों के लिए जुड़े रहिए BBC हिंदी की वेबसाइट से। आप फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज पॉडकास्ट का तकनीकी पक्ष संभाला तिलक राज भाटिया ने। मुझे और मानसी दास को दीजिए इजाजत। नमस्कार।